सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, जीआईबी के सर्विस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीडब्ल्यूएम की तैयारी आप यूट्यूब में कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और माध्यम है जिसके द्वारा आप आरबीडब्ल्यूएम के 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। वो है आईबीएफ की खुद की वेबसाइट सॉरी आईबीएफ की वेबसाइट से भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और वो स्टडी मटेरियल काफ़ी सटीक होता है और वो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल उसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, संभावनाएं बहुत सारी होती हैं क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो उसके अंतर्गत को देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। हालांकि मैंने कहा था मैं 2 से 3 उसी दिन लेकर आऊँगा। 2 से 3 दिन पहले जब मैंने पुराना वीडियो बनाया था जहाँ मैंने आपको जानकारी दी थी कि आईबीएफ के में कहाँ से आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो जो मैंने आपसे शेयर किया था वो कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट था और आपकी ईजीनेस के लिए मैं उन्हीं में से क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ। कल आपका पेपर है, कल 3 सेशन होंगे। उसमें से जो भी व्यक्ति इसको वीडियो को देख रहा है वो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर सकता है और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक बार लाइक करिएगा और कुछ कमेंट्स करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे सकूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण 18 टॉपिक्स हैं, बट इन टॉपिक्स में से 8 से 10 टॉपिक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है और उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ये बेसिकली ये जो पूरा इसमें दिया गया है वो है आरबीआई सर्कुलर से जिस निकाला गया है और आरबीआई सर्कुलर को डिस्कस किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आता है इन ऑपरेटिव अकाउंट के बारे में कि इन ऑपरेटिव अकाउंट या जो अनक्लेम्ड अकाउंट हो डिपॉजिट होते हैं उनमें क्या होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें याद रखना है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट है और इनऑपरेटिव अकाउंट है, यदि 10 साल तक कोई भी अकाउंट इनऑपरेटिव का मतलब उसमें किसी तरह का कोई कस्टमर के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया गया, कस्टमर के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया गया, बैंक के द्वारा ऑपरेशन हो सकता है क्या कि बैंक उसमें इंटरेस्ट डाल सकता है या उसमें से कुछ चार्ज ले सकता है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेटिव ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा जब तक कि कस्टमर खुद एक कोई अपनी तरफ से पैसा नहीं डालता है अथवा पैसा नहीं निकालता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑपरेटिव अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो गाइडलाइंस हैं जो हमें बताती हैं कि अगर कुछ क्रेडिट बैलेंस इस पर्टिकुलर अकाउंट में पड़ा हुआ है, दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इनमें लगातार 10 साल तक पड़ा है तो 10 साल के बाद वो चला जाएगा डेफ। तो आपको जो याद रखना है, डेफ फंड, DEA फंड, इसे कहते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014। तो दोस्तों, क्वेश्चन आजकल बहुत ही माइन्यूट भी पूछने लगे हैं, तो आपको डेफ के बाद 2014 भी याद रखना है। तो डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड 2014, ये आपको याद रखना है। कौन इसको मैनेज करता है? आरबीआई इसको मैनेज करती है। डेफ फंड में थोड़ी सी और जानकारी मैं अलग से आपको दे देता हूँ कि जो डेफ फंड में पैसा जाता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आरबीआई देता है, ना कि बैंक देता है। और वो इंटरेस्ट रेट फ्लैट 3% होता है। फ्लैट 3% सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आगे देखते हैं। आपको जो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि वो ये किस सेक्शन के अंतर्गत है। सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रीड with section 26A, 51 and 56 of the act, IBID and all other provisions with this act or any other laws enabling Reserve Bank of India to issue instruction in this regard। तो आपको ये याद रखना है कि इसका सेक्शन कौन सा है, 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन, डेफ फंड, डेफ का फुल फॉर्म, डेफ 2014। डेफ के लिए एक और मैं चीज़ बताई कि 10 साल के बाद जो है जो भी क्रेडिट बैलेंस उसमें होगा वो चला जाएगा डेफ फंड में और फिर उसको बाद में वो कस्टमर उसको क्लेम भी कर सकता है। और इवन आजकल जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि बैंकों को खुद ढूंढ ढूंढ कर पैसा देना है। तो मेरे साथ बहुत सारे जो दोस्त अभी बैंकों में काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि उन लोगों को टारगेट है कि भाई 100 डेज 100 पेज, एक याद रखिएगा, 100 डेज 100 पेज के नाम से एक कैंपेन भी चला था जिसके अंतर्गत आपको 100 डेज में कम से कम 100 लोगों को ढूंढना है और उनको उनका अनक्लेम्ड
पैसा धूल-धूल कर दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद रखें, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके जो महत्वपूर्ण मैंने आपसे डिस्कस किए डेब्ट फंड के बारे में। डेब्ट फंड 10 ईयर्स के बाद पैसा चला जाता है, वो डेब्ट फंड में जाता है, डेब्ट का फुल फॉर्म होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसमें बताता है कि वो केवाईसी के मास्टर सर्कुलर से लेकर है, जिसमें कि एक्सप्लेन किया गया है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन पीईपी जो अकाउंट खोले जाते हैं वो बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही ध्यान से आपको खोलना है और काफ़ी सारी उसमें एक्स्ट्रा केवाईसी लगती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है कुछ इंक्लूजन किया गया है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वो एक्सप्लेनेशन क्या है? वो कहता है कि पीपीज आर इंडिविजुअल्स हु आर or have been entrusted with a prominent public function by a foreign country, including the heads of the state governments, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executives of state-owned corporations, and important political party officials. तो ये आपको ध्यान रखना है पीईपीज में आपको इस जो सेक्शन है तो सेक्शन थोड़ा सा बस याद रख लीजिएगा कि सेक्शन 3 ऑफ द हालांकि ये छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं इसको, नहीं उसको उसको सॉरी दोस्तों, उसको ध्यान नहीं रखना, आपको केवल पीईपीज का जो नया एक्सप्लेनेशन है उसको याद रखना है कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं हु आर हु आर और हैव बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट public functions by a foreign country, including the heads of the state, government, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executive of state-owned corporations and important political party officials. केवल ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा बट हाँ ठीक है इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप छोड़ सकते हैं इसमें। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और इतना इतना डीपली नहीं आएगा। अगला है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अब जो है उनकी और भी अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी ऑफ डिजिटल मोड्स ऑफ द पेमेंट टू द कम्यूटर्स फॉर ट्रांजिट सर्विसेज इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू परमिट authorized bank and non-bank PPI issuers to issue PPI for making payment across various public transport system. The PPI has been updated by revising paragraph। ये तो सर्कुलर का हो गया। इस सर्कुलर के बाद इसमें आपको मेन जानकारी क्या रखना है कि अब जो पीपीआई है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो ट्रांजिट सर्विस के लिए भी एलिजिबल होंगे, जो कि पहले नहीं थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक मिल गए हैं। अगला ये जो सर्कुलर है वो कहता है कि कार्ड नेटवर्क्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं वो एक नेटवर्क के थ्रू चलते हैं ताकि आप अपने पेमेंट का जो पैसा है वो क्रेडिट कार्ड वीज़ा वाला भी किसी को भेज सकता है, किसी को भी कर सकता है। तो इसके संबंध में 2-3 गाइडलाइंस अगर जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो मैंने यहाँ पर रखी। कार्ड इशूअर शेल नॉट एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और एग्रीमेंट विद कार्ड नेटवर्क दैट रिस्ट्रेन देम फ्रॉम अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ अदर कार्ड नेटवर्क्स। मतलब मोनोपोली नहीं चलेगी, कोई भी कार्ड नेटवर्क किसी का भी कार्ड नेटवर्क यूज़ कर सकता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कार्ड इशूअर्स शेल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू देयर एलिजिबल कस्टमर्स टू चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स एट द टाइम ऑफ द इशू। इशू करते समय आप उसको मल्टीपल किसी भी कार्ड से आप उसका इशूअर्स जो है मतलब जो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं वो किसी को भी चूज़ कर सकता है। आप केवल नहीं कि हमारे नेटवर्क चूज़ करेंगे तभी आपका कार्ड चलेगा, नो। ठीक है। ऑथराइज कार्ड नेटवर्क आप ध्यान रखें कि ये कुछ कार्ड नेटवर्क हैं जो ऑथराइज्ड हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टर कार्ड। तो अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का जो रुपे कार्ड है, इंडिया रुपे, एंड वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जो अगला क्वेश्चन इसमें आपको पॉसिबिलिटी है बनने की वो ये है कि बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगाई है करेंसी चेस्ट के ऊपर की फॉर डेफिशिएंसी इन द रेंडरिंग द कस्टमर सर्विस टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। उसमें पेनाल्टी लग जाती है। उस जो पेनाल्टी है वो अगेन सेक्शन 35 ए ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज गाइडलाइंस क्लीन नोट पॉलिसी इन एनहांसिंग द ऑपरेशनल और एफिशिएंसी। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, छोड़ सकते हैं। अगला जो है जो मुझे लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
ऑन चेस्ट। क्या ये इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको? एक बार आप पढ़ सकते हैं इसको, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट। और डिसबर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट पेंशन बाय द एजेंसी, ये भी मुझे कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं लग रहा है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं मुझे लगता है कि वो लास्ट में है, काउंटर फीट नोट्स डिटेक्शन रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में है। नहीं यार दोस्तों, ये क्या है कि हर चीज़ पढ़ लेंगे ना अभी। अब आपके पास कल ही आपका पेपर है। इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा है। हाँ, के एफ एस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, की फैक्ट्स स्टेटमेंट। की फैक्ट्स स्टेटमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है ये आपको याद रखना है। की फैक्ट स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ की फैक्ट्स ऑफ अ लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट में क्या की फैक्ट है उससे संबंधित एक स्टेटमेंट है, इन सिंपल एंड easier टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज प्रोवाइडेड टू द borrower इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। तो भाई इजी होना चाहिए और इस फॉर्मेट में होना चाहिए। कि फुल फॉर्म की फैक्ट्स स्टेटमेंट। एक होता है एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट। Annual percentage rate is the annual cost of credit to the borrower, which includes interest rate and all other charges associated with the credit facility. तो एनुअल परसेंटेज पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हो सकता है कि इसका एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं। इन तीनों से एक पक्का क्वेश्चन कल है दोस्तों, कल है, ज़रूर ध्यान से देखिएगा। के एफ एस का क्या होगा? की फैक्ट स्टेटमेंट, जो कि ईजी होना चाहिए और स्टैंड फॉर्मेट में होना चाहिए। एनुअल परसेंटेज रेट ए पी आर, एनुअल कॉस्ट में जो भी आपकी एनुअल कॉस्ट होगी, आपने किसी को लोन दिया कस्टमर को, कस्टमर जो इंटरेस्ट देगा और जो चार्जेस होंगे एसोसिएटेड होंगे क्रेडिट फैसिलिटी से, उसके बारे में जानकारी होगी। और एक होगा ईपीआई, इक्वेटेड पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट इज एन इक्वेटेड और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीपेमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ क्या द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट्स टू बी पेड बाय अ बोरोवर towards repayment of a loan at periodic intervals for a fixed number of such intervals, and which result in complete amortization of the loan. EPI at monthly intervals are called EMIs. EPI at monthly interval called EMI। एक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से 2 बार खुद भी आप पढ़ के जाइएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा मैंने ये वीडियो बनाया था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं, अभी थोड़ा सा एक और चीज़ें से थोड़े से क्वेश्चन और हैं, बस 2 मिनट और दोस्तों। कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है तो कुछ प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो हम बेसिक जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ लेते हैं। शेड्यूल्ड स्टेटस विद अ सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ परफॉर्मेंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल दिमाग में रखिएगा, 5 साल, है ना? लगातार एक अच्छा रिकॉर्ड 5 साल तक होना चाहिए। शेयर्स ऑफ द बैंक शुड हैव बीन लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक में शेयर लिस्ट में चाहिए, तभी वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बन सकता है। तीसरा, हैविंग अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹1000 करोड़ एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नहीं, प्रीवियस क्वार्टर में 1000 करोड़ का आपका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड CRAR रिक्वायरमेंट फॉर SFBs। हैविंग अ नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में लगातार 2 फाइनेंशियल में प्रॉफिट होना चाहिए। एंड हैविंग GNPA एंड एन NPA ऑफ लेस देन और इक्वल टू 3% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। मतलब GNPA जो होना चाहिए वो 3% एंड NNPA जो चाहिए वो 1% होना चाहिए। रिपीटेडली होना चाहिए इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल होना चाहिए। तो द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखिएगा, मैं इसलिए आगे भी बढ़ा रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। अभी आपका एक एक समय इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से उसमें कर लें। ये 15 से 20 मिनट का वीडियो आपके लिए हो सकता है। कल 2 से 3 क्वेश्चन लें तो ज़रूर ध्यान से लास्ट तक देखें। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट वाली जो बात है कि भाई जो चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। चार्जिंग कुछ लोग क्या कर रहे थे अभी तक, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट बड़े ही अलग अलग तरीके से ले रहे थे कुछ बैंक।
जैसे कि उसमें एक एग्जांपल दिया है कि वो चार्जिंग ऑफ इंस्टेंस सैंक्शन डेट से ही लेना चालू कर दिया, जो कि गलत है ना। और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लोन एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं, जिस दिन एक्चुअल डिसबर्समेंट हुआ है उस दिन से इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। इन द केस ऑफ द डिसबर्सल और द रिपेमेंट ऑफ द लोन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मंथ सब एरीज वर चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर द एंटायर मंथ। अब भाई जितने दिन उसने लोन 10 दिन चलाया, आपने को 10 दिन का चार्ज लेना चाहिए उसको, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरे महीने का चार्ज ले लिया। तो इस पर भी इन्होंने ध्यान दिलाया है। आरबीआई बहुत तेज़ी से काम कर रहा है अब कस्टमर्स के हित के लिए, अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर दोस्तों पढ़ लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके आप पढ़ लेना, आपको हेल्प करेगा। ये भी काम का नहीं है। अब पर्सन काम का नहीं है दोस्तों, कुछ ये क्वेश्चन आने नहीं हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस पे एक क्वेश्चन आना ही है, आप समझ लो। बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन को और उसकी वैल्यू को बदल दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कल आ रहा है, आप ध्यान से पढ़ लो। सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹3 crore and above for scheduled commercial banks excluding RRBs एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बल्क डिपॉजिट क्या होगा? for 3 crore and above, and this is applicable to scheduled commercial bank and small finance bank but excluding regional rural bank RRBs। अच्छा, अब ठीक है भाई, आरआरबी में ये नहीं है तो फिर कितना है? तो सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 crore and above फॉर लोकल एरिया बैंक एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द रीजनल रूरल बैंक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 करोड़ रुपये ध्यान रखिएगा, एक और ध्यान रखिएगा, 3 करोड़ कर दिया गया है अब, जो बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन है। तो दोस्तों यहीं पर ये ख़त्म होता है ये वीडियो। एक बार आप ज़रूर इसमें अपना ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक जल्दबाजी में वीडियो बनाया है, थोड़ा सा और भी अच्छे से मैं नेक्स्ट टाइम से आपको और भी इम्प्रूवमेंट इसमें मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इससे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम। सबसे अच्छा एग्ज़ाम, सबसे मतलब कहने को कि आपका चूँकि डे टू डे वाला एग्ज़ाम रिटेल बैंकिंग में जो दोस्त लोग हैं उनके लिए बहुत ईजी होगा, ये कंपैरेटिवली ईजी होगा। अब बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर बहुत डीप आ गए तो टफ होगा, नहीं आए सामान्य क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एक बार फिर से आप सभी को, अच्छे ध्यान से करिएगा। और कल खुशखबरी अगर आपको लगे कि अच्छा है तो इस वीडियो के कल कमेंट करिएगा कि आप कितने नंबर से पास हुए। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, डू योर बेस्ट, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।